welcome to Education Wave Success Made Easy Plant Kingdom Part 2। So लास्ट की वीडियो में हमने देखे क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल नेचुरल, इस वीडियो में हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो किस चीज पे ये बेस्ड है बेसिकली। सो इट इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले अगर आपको ये पूछा जाए तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन evolutionary and genetic affinities of the plant। अब यहाँ पे genetic affinities and evolutionary का मतलब क्या है of the plants की अगर कोई भी प्लांट आपने लिया और उसको आपको क्लासिफाई करना है तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये कहता है कि अगर आपने उस प्लांट को लिया है तो आप उसके इवोल्यूशनरी, मतलब कि आप उसका सारा जो एंसेस्टर, किस एंसेस्टर से वो लिंक्ड है, जितना भी उसका, अगर उस भी मटेरियल से रिलेटेड आपके पास कोई फॉसिल एविडेंस है, उस बेसिस पे आप उसको उसके इवोल्यूशनरी बेसिस पे, मतलब कि उसके फॉसिल या फिर उसके एंसेस्टर्स के बेसिस पे जब आप उसको क्लासिफाई करोगे कि उनके जो जेनेटिक है, मतलब उनके एंसेस्टर के बीच में और उस स्पीशीज के बीच में कितनी जेनेटिक एफिनिटीज हैं, उन दोनों जो हम जिसके भी बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो जो होगा वो होता है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था, ठीक है, ये जो बेंथम हुकर जो सिस्टम था, उसके जस्ट बाद ही हमारी जो ये जो क्लासिफिकेशन थी उसको लेके आया गया था। एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड आफ्टर डार्विन्स थ्योरी एंड आर मोस्टली फाइलोजेनेटिक। तो जितनी भी, क्योंकि जो डार्विन्स थ्योरी थी उन्होंने भी तो यही कहा था कि उसी बेसिस पे, मतलब जितनी भी जो डार्विन्स थ्योरी थी उन्होंने भी हमें बताया था कि फॉसिल्स के बेसिस पे हमारे एनालॉगस या फिर होमोलॉगस जितने भी ऑर्गन्स थे उन्होंने सारी चीजें हमें बताई थी। तो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड जस्ट आफ्टर द डार्विन्स थ्योरी, जो प्रपोज हुई थी उसके बाद ही। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स की उनके बीच में। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ए, मान लीजिए कैटेगरी में मैं किसी स्पीशीज को डालना चाहती हूँ, तो जहां पे ऑलरेडी जो स्पीशीज है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक्स जगह पे मेरी अब जो नई स्पीशीज है मैं उसको डालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे जो स्पीशीज हैं उनके एंसेस्टर्स से मैं क्या करूंगी, इसको वो करूंगी कि इनके बीच में कितना रिलेशनशिप है। इसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में कितना एक्सेप्टेबल या फिर उनका जो रिलेशनशिप है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, हम एज्यूम करते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो ये हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था। एंड दे यूज एज मेनी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एज पॉसिबल इन एडिशन टू फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन। तो उन्हें अगर पता लगाना है, इवोल्यूशनरी एक तरीके से पता लगाना है, तो वो जितने भी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज के, वो सारे यूज कर लेते हैं, जितना पॉसिबल होता है वो सब यूज करते हैं, ताकि वो जो इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो कितना ज्यादा अपने एंसेस्टर से क्लोज है या फिर उनके बीच में कितनी ज्यादा एफिनिटी है उसका पता लगाने के लिए। एंड दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। तो ये ट्री, और आप अगर आपको पता ना हो फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते क्या है, तो बेसिकली कि अगर किसी स्पीशीज को आपको पता लगाना है कि उसका जो इंसेस्टर है वो, मतलब कि कौन उसका इंसेस्टर है, ऐसा कुछ अगर आपको पता लगाना है तो हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज का यूज करते हैं। कि हम ऊपर एक ट्री होता है, मतलब बेसिकली ये ट्री जैसा लगता है, लेकिन हम जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, तो रूट जो होती है मेन, मान लीजिए एंसेस्टर है, वो जो रूट्स हैं, ठीक है, फिर वो बड़ी होके कहाँ कहाँ जा रही हैं, बेसिकली उन ब्रांचेस को हमने एक तरीके से बोला कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो इधर उधर चले गए, लेकिन उनका जो मेन है वो हमारा एंसेस्टर जो है वो हमारे रूट्स हैं। तो इसी बेसिस पे हमने उसका नाम रखा था फाइलोजेनेटिक ट्री। तो उन्हीं का यूज करके हम पता लगाते हैं कि उसका एंसेस्टर कौन है, बेसिकली कि हमारा जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कितना ज्यादा वो रिलेट कर रहे हैं, वैसे वैसे हम करके पता लगा लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से एंसेस्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, नाउ फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर ये न्यू आपको लग रहा होगा, लेकिन इसी के अंदर हमारा कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाती हैं। नाउ
टू अवॉइड डिफिकल्टीज, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको पता नहीं लग रहा क्योंकि आपके पास कोई फॉसिल एविडेंस ही नहीं है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती हैं एंड कॉन्ट्रोवर्शियली पर्टिकुलरली इफ देयर इज नो पॉसिबल एविडेंसेस, मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास ना कोई रिलेशनशिप पता है उनके जो भी स्पीशीज आपको जिसको क्लासिफाई करना है, ना ही आपके पास कोई फॉसिल एविडेंस है, तो आप क्या करेंगे, तब आप करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं, इट यूजेस द न्यूमेरिकल टेक्निक, आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है, फॉर इवोल्यूशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीशीज, उनके बीच में जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं जितनी भी डिफरेंसेस हैं आप उन सबको न्यूमेरिकल टेक्निक्स की हेल्प से आप सब कुछ नोटिस कर लेते हैं एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं कितने डिफरेंसेस हैं, और कैरेक्टर्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस एंड वेटेज, सबकी इक्वल वेटेज होती है, इंपॉर्टेंस होती है एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, मतलब जब आप उसको एनालाइज करने बैठेंगे कि कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है कितनी ज्यादा डिफरेंसेस है, सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज्यादा वेटेज, कहने का मतलब है कि वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी। सो साइटो का यहाँ पे कहने का मतलब है क्रोमोसोम्स बेसिकली, ठीक है। नाउ जितना भी अगर आपके पास कोई स्पीशीज है, अगर आप उसे उसके क्रोमोसोम के बेसिस पे आप क्लासिफाई करेंगे तो उसे हम बोलते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं किसी स्पीशीज के, तो मुझे पता है कि 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो किसी ह्यूमंस के होते हैं, तो मैं उसे ह्यूमन की कैटेगरी में डाल दूंगी, इजी है कि मैंने उसको मैमल्स में डाल दिया। अगर मेरे पास 48 क्रोमोसोम्स हैं तो मैंने उसे पोटैटो कैटेगरी में डाल दिया। तो ये जो बेसिस है कि उसके नंबर के बेसिस पे आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि किसी स्पीशीज का फॉर एग्जांपल देखा गया है कि डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके बीच के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनके भी साइज भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हर्बेशियस प्लांट्स लूं तो उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू वुडी प्लांट्स। अब ऐसा क्यों है वो नहीं पता, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया। बिहेवियर का कहने का क्या मतलब है कि बिहेवियर के बेसिस पे इट मींस, क्योंकि जब हमारी मियोसिस होती है, ठीक है, अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर मियोसिस हो रही है तो उस टाइम पे जो पेयरिंग का रिलेशनशिप होता है ना क्रोमोसोम्स के बीच में वो सभी स्पीशीज में डिफरेंट पाया गया है, तो उसके बेसिस पे कि उसका कैसा बिहेवियर है वो पता लगा सकते हैं हम और फिर हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो कह सकते हो आप कि हम इन सब बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई, अगर आपके पास एविडेंसेस ना हो तो। नाउ नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो है कीमोटेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, कीमो मीन्स केमिकल, ठीक है। सो केमिकल, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स के बेसिस पे हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, कोई फॉसिल नहीं है, तो हमने क्या लिया, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स लिए उस प्लांट्स के, उन्हें ही यूटिलाइज किया और उन्हें ही यूज करके हम उनके कैरेक्टर्स को निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उसके अंदर की फ्रेग्रेंस जो होगी, उसका टेस्ट जो होगा, दे हैव बीन फाउंड टू बी स्टेबल, मतलब क्योंकि कुछ कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर से बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आती है, उनका टेस्ट होता है, दे हैव बीन फाउंड टू बी स्टेबल एंड दे डू नॉट चेंज इजिली, क्योंकि अभी तक अगर आप किसी फ्रेग्रेंस वाली चीज को फॉर एग्जांपल तुलसी को ले, तो आज तक जितनी भी स्पीशीज अभी तक हमने देखी उनकी फ्रेग्रेंस तो कभी चेंज नहीं हुई। उस बेसिस पे आप क्या, आपको स्मेल करके ही आप बता सकते हो कि ये तुलसी है। सो उसके बेसिस पे आपने उसको एक तरीके से क्लासिफाई कर दिया कि वो जो है वो प्लांट कैटेगरी में इस तुलसी में चला गया। तो उसी बेसिस पे हम बहुत सारी चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑल्सो कि कुछ जो स्पीशीज होती है उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, तो उन्हें उनसे उनकी हेल्प से या फिर जिनके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन फैमिलीज के अंदर, हम भी उनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस के बीच की सिमिलैरिटीज या फिर रिलेशनशिप के बेसिस पे भी आप उनको क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। केमिकल नेचर कैसा है प्रोटीन का उस बेसिस पे भी। तो ये सारी चीजें एक तरीके से केमिकल कीमो टेक्सोनॉमी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो है वो केमिकल से रिलेटेड है। सो केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है।
and these things help them to classify. Now, thank you so much, and you guys can follow us on Instagram also. There is a website also educationwave.in के नाम से. अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो या फिर आपको उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे विजिट करें हमारी वेबसाइट educationwave.in पे. वहां पे आपको प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस, हमारे नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे. इंस्टाग्राम पे हमारा एजुकेशन वेव के नाम से अकाउंट है, आप फॉलो कर सकते हैं. एंड फेसबुक पे हमारा एजुकेशन वेव ऑफिशियल के नाम से. जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू सो मच.